गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल में आज के वीडियो में हम तटीय मैदान पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं लगातार भूगोल की कक्षाएं अपडेट देता जा रहा हूं और ये क्रम लगातार जारी रहेगा। भारत के भूगोल के बाद राजस्थान की भूगोल और विश्व की भूगोल भी आपको लगातार पढ़ाई जाएगी। और आप वीडियो देखने से पहले पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें से इन यदि तटीय मैदानों को पढ़ लेते हो तो और भी ज़्यादा सही रहता है। आप लगातार वीडियो देखते रहेंगे तो आपको पूरी भारत की भूगोल समझ में आएगी। तो अब हम शुरू करते हैं तटीय मैदान। इससे पहले के वीडियो में मैंने हिमालय पर्वत, उसके बाद के वीडियो में उत्तर का विशाल मैदान और इससे पहले वाले वीडियो में प्रायद्वीपीय पठार में पढ़ा चुका हूं। अभी हम जो बात करेंगे वो तटीय मैदान की बात करेंगे। तो आपको पता है तटीय मैदान होता क्या है? तटीय मैदान व द्वीप समूह जो हमारा चौथा भौतिक प्रदेश है उसमें हम पहले तटीय मैदान को पढ़ेंगे। तटीय मैदान, मैदान का वह भाग मैदान ही है लेकिन इसके एक और पानी है। देखो तट का मतलब होता है जिसके एक और पानी हो। जैसे ये स्थल है और इसके एक और पानी है तो ये तट है, तो ये तटीय मैदान हो गया। और कोई भाग है, जैसे ये कोई भाग है और इसके तीन और पानी हो गया तो ये होता है प्रायद्वीप। और इसीलिए हम इस पठार को प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं क्योंकि इसके पश्चिम में, पूर्व में और दक्षिण में तीन और पानी है। और यदि किसी स्थल के चारों ओर पानी हो जाता है, चारों ओर पानी हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? द्वीप। तो सबसे पहले आपको यही बात समझनी कि तटीय मैदान का मतलब है मैदान का वह भाग जिसके एक और पानी है, एक और समुद्र है, उसको तटीय मैदान कहते हैं। तो हम भारत के तटीय मैदानों को दो भागों में विभाजित करेंगे। देखो भारत में तटीय मैदान, तो सबसे पहले हमारी बात है कि तटीय मैदान जो है, भारत के तटीय मैदान, उन तटीय मैदानों का निर्माण किस युग में हुआ? इयोसीन काल में हुआ। भारत के तटीय मैदानों का निर्माण इयोसीन काल में हुआ। कौन से काल में हुआ? इयोसीन काल में। तटीय मैदान जो है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, इनमें से पश्चिमी तटीय मैदान जो है, पश्चिमी तटीय मैदान जो वो निमज्जित तटीय मैदान का उदाहरण है। निमज्जित। और आपका पूर्वी तटीय मैदान जो वो उन्मज्जित तटीय मैदान का उदाहरण है। उन्मज्जित तटीय मैदान का उदाहरण है। आप इसको थोड़ा समझें। निमज्जित का मतलब होता है नीचे धंस जाना, उन्मज्जित का मतलब होता है ऊपर उठ जाना। तो पूर्वी तटीय मैदान यहां से जाने वाली नदियों के अवसादों के जमाव से धीरे धीरे ऊपर उठने से बना है, यानी उन्मंजन से बना है, अवसादों के जमाव से बना है, निक्षेपण से बना है। आप इसको ये कह सकते हो निक्षेपण से बना है। और पश्चिमी तटीय मैदान मैंने आपको पहले पश्चिमी घाट पढ़ाया, तभी बताया था कि पश्चिमी घाट एक भ्रंश पर्वत है जो ऊपर उठा, तो इसके पास वाला भाग नीचे धंस गया और नीचे धंसने से ये तटीय मैदान बना। तो पश्चिमी तटीय मैदान निमज्जित तटीय मैदान का उदाहरण है। तो आपसे कभी पूछ ले जाए कि भारत के तटीय मैदान किस प्रक्रिया से बने? भारत के तटीय मैदान उदाहरण है उन्मज्जित तट के और निमज्जित तट के। तो भारत के तटीय मैदान यानी कि दोनों तटीय मैदान ही है, तो दोनों उन्मज्जित, उधर वाला उन्मज्जित और ये निमज्जित तटीय मैदान के उदाहरण है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान किसके उदाहरण है? तो निमज्जित तट के। और भारत के पूर्वी तटीय मैदान किसके उदाहरण है? उन्मज्जित तटीय मैदान के। यानी पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण नदी डेल्टाओं से हुआ है, अवसादों के जमाव से हुआ है, और इसका निर्माण अपरदन से हुआ है, नीचे धंसने से हुआ है। तो हम भारत के तटीय मैदानों को दो भागों में विभाजित करके इनका अध्ययन करते हैं। यहां से भारत के तटीय मैदानों को दो भागों में विभाजित करते हैं। ये हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है, ये हमारा पूर्वी तटीय मैदान है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब देखो पश्चिमी तटीय मैदान कहां से शुरू होता है? तो कच्छ की खाड़ी से, यहां से शुरू होता है। पश्चिमी तटीय मैदान कहां से शुरू होता है? कच्छ की खाड़ी से। इयोसीन काल में यह तटीय मैदान बना था।
इसके बाद आप देखोगे तो यह तटीय मैदान कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। स्टेट की बात करो तो आप कहां से कहां तक फैला? गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक और कर्नाटक के बाद केरल। इतने राज्यों में पश्चिमी तटीय मैदान फैला हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान किसका उदाहरण है? निमज्जित तटीय मैदान का। निमज्जित तटीय मैदान का मतलब आप समझ गए कि यह नीचे धंसने से बना है। आपने सुना भी होगा कि गुजरात के तट पर द्वारकाधीश का थपेड़े खाता मंदिर, यानी कि द्वारकाधीश, द्वारका का जो मंदिर था गुजरात तट पे, वो धीरे 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 पानी में डूब गया। इसका मतलब इस तटीय मैदान में निमज्जन हुआ, नीचे धसा। क्या हुआ? नीचे धसा। यह तटीय मैदान निमज्जित तटीय मैदान का उदाहरण है। द्वारकाधीश का मंदिर, द्वारका शहर नीचे धस गया, पानी में डूब गया, वो निमज्जन का उदाहरण है। यह एक संकरा तटीय मैदान है। संकरा मतलब पतला, पतला तटीय मैदान है। इसकी औसत चौड़ाई कितनी है? 64 किलोमीटर। ये 64 किलोमीटर ही चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान संकरा है। इसके बाद आप एक बात को और समझें, यहां नदी जो भी आएंगी, जैसे नर्मदा आएगी, ताप्ती आएगी, कोई और छोटी नदी आएगी, भरतपूछा है और है, तो ये सब की सब नदी डेल्टा नहीं बनाएंगी। ये नदी क्या बनाएंगी? एस्चुएरी। एस्चुएरी क्या होता है? एस्चुएरी होता है जैसे नदी ढाल से आती है तो वो अपने साथ लाए गए अवसादों का जमाव नहीं कर पाती है, वो समुद्र में अवसाद मिल जाते हैं और उनका जमाव नहीं हो पाता, उसको एस्चुरी कहते हैं। यानी वो पानी के अंदर जमाव होता है, बाहर जमाव नहीं होता, उसको एस्चुरी कहते हैं। अब आप एक बात और समझे, जैसे ये तटीय मैदान कैसे बना? तो ये जैसे ये तटीय मैदान था, यहां से ये तटीय मैदान निमज्जित हो गया, इसका मतलब नीचे धस गया। तो ये तटीय मैदान ऐसे बना, ऐसे नीचे धसने से बना, तो इसके पास वाला भाग नीचे धसा हुआ है और इसीलिए आपको पता हो तो इस तट पे समुद्र के किनारे एकदम खड़ा किनारा है, यानी यहाँ का भाग एकदम नीचा है। और यहाँ का भाग नीचा होने के कारण यदि ये ऐसे नीचा होगा तो समुद्री जहाज जो है वो एकदम किनारे तक आ जाएगी। और यदि बिना किसी निर्माण के समुद्री जहाज किनारे तक पहुंच जाती है तो उसको कहते हैं प्राकृतिक बंदरगाह। क्या कहते हैं? प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। और प्राकृतिक बंदरगाह जो होते हैं, उन प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए पश्चिमी तटीय मैदान प्रसिद्ध है। यहाँ कांडला, मुंबई, मार्मा, गोवा, मैंगलोर, कोचीन प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह हैं। पश्चिमी तटीय मैदान पर प्राकृतिक बंदरगाहों की अधिकता है, पूर्वी तटीय मैदान पर प्राकृतिक बंदरगाहों का अभाव है। इस बात को आप समझ सकते हो। इसके बाद हम बात करें तो यह तटीय मैदान 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो आप देखेंगे यहां मुंबई और यहां आपका गोवा, मुंबई व गोवा। मुंबई के ऊपर का जो तटीय मैदान है, मुंबई के ऊपर का तटीय मैदान, उस तटीय मैदान को काठियावाड़ तटीय मैदान, काठियावाड़ तटीय मैदान या कच्छ का तटीय मैदान या गुजरात का तटीय मैदान कहते हैं। बीच में जो तटीय मैदान है उसको महाराष्ट्र का तटीय मैदान या कोंकण तटीय मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का तटीय मैदान या कोंकण तटीय मैदान कहते हैं। और गोवा के दक्षिण वाला जो होता है उसको मालाबार तटीय मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तटीय मैदान। तो इस प्रकार यदि हम बात करें, तटीय मैदान इयोसीन काल में बने, उसके बाद हमने पश्चिमी तटीय मैदान पढ़े। पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है? कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी तक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल में। ये निमज्जित तट का उदाहरण है। द्वारकाधीश का मंदिर जो पानी में डूब गया वो इसके निमज्जन को सिद्ध करता है। यह एक संकरा तटीय मैदान है, 64 किलोमीटर
चौड़ा है औसतन। यहाँ बहने वाली नदी या यहाँ अरब सागर में गिरने वाली नदी एस्चुरी बनाती हैं और यहाँ प्राकृतिक बंदरगाहों के अनुकूल दशाएं हैं। इसीलिए कांडला, मुंबई, मार्मागोवा, JNL जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और आपकी कोचीन बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाहों के उदाहरण हैं। अब हमने इस पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में बांट दिया, तो हम इस पश्चिमी तटीय मैदान की अब 3 भागों में विभाजित करके उनकी बातें करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले काठियावाड़ तटीय मैदान, काठियावाड़ तटीय मैदान या गुजरात तटीय मैदान। तो सबसे पहले आप देखोगे तो इसको क्या कहते हैं, गुजरात का तटीय मैदान भी कहते हैं। काठियावाड़ तटीय मैदान को कच्छ या गुजरात का तटीय मैदान भी कहते हैं। ये कहां फैला हुआ है, तो आप इसको सीधा समझ सकते हो, मुंबई के उत्तर में, मुंबई के उत्तर में, बिल्कुल साफ मुंबई के उत्तर में है। इसके बाद आप समझ सकते हो कि मुंबई के उत्तर में है और ये जो तटीय मैदान है, ये वाला तटीय मैदान है मुंबई के उत्तर में। तो आपको यहां एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि भारतीय मानसून सबसे पहले मालाबार तट पे टकराती है, इसलिए भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला तटीय मैदान मालाबार तटीय मैदान है, जो पश्चिमी तटीय मैदान का सबसे नीचे वाला भाग है। और मानसून पवनें ये अरब सागरीय शाखा सबसे पहले मालाबार तट पे और सबसे बाद में काठियावाड़ तटीय मैदान पे पहुंचती हैं। 1 नंबर बात तो बाद में पहुंचती हैं। 2 नंबर बात, इस समय यहाँ मानसून पवनों का तापमान 25 से 30 डिग्री के आसपास होता है, जबकि काठियावाड़ तट पे गुजरात तट का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस होता है जब मानसून पवन आती है। तो जैसे अरब सागरीय शाखा अरब सागर से काठियावाड़ तटीय मैदान पे प्रवेश करती है तो उसका तापमान अचानक बढ़ जाता है, और जब पवन का तापमान बढ़ेगा तो पवन वर्षा नहीं करेगी। इसलिए ये भारत का सबसे शुष्क तटीय मैदान है, इसलिए ये भारत का सबसे शुष्क तटीय मैदान है। अगले टॉपिक जलवायु में आपको मैं पूरी बातें बताऊंगा कि वर्षा कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, ओले कैसे गिरते हैं, सारी बातें विस्तार से बताएंगे। तो जो आपका ये तटीय मैदान है, ये एक शुष्क तटीय मैदान है, भारत का सबसे शुष्क तटीय मैदान है। भारत में सबसे कम वर्षा यदि किसी तटीय मैदान पे, वैसे भारत में मरुस्थल में सबसे कम वर्षा होती है, लद्दाख में और पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है, लेकिन मैं तटीय मैदानों की बात कर रहा हूं क्योंकि 3 तटीय मैदान ये हैं, गुजरात तटीय मैदान, महाराष्ट्र तटीय मैदान और मालाबार तटीय मैदान। 3 पूर्वी तटीय के भाग होंगे, उत्तरी सरकार तट, आंध्रा तट और कोरोमंडल तट। इन 6 तटीय मैदानों में से सबसे कम वर्षा वाला तटीय मैदान जो आपका है वो कौन सा है, काठियावाड़ तटीय मैदान है। दूसरी बात, यहां क्या होता है, जो यहां समुद्र का पानी जवार मतलब पानी ऊपर उठता है, बाटा मतलब नीचे उतरता है। जवार के समय जो स्थल पे आता है वो पानी यहां स्थित स्थल पे भर जाता है, और फिर क्या होता है, यहां तापमान ज्यादा होने के कारण ये पानी भाप बन के उड़ जाता है। पानी भाप बन के उड़ गया, पानी भाप बन के उड़ गए तो पीछे क्या बचता है, नमक। और फिर क्या होता है, ये मानसून पवन जब यहां से जाती हैं तो अपने साथ इस कच्छ की खाड़ी के पास से नमक उड़ा के लेती हैं और ये इस तटीय मैदान पर नमक जमा कर देती है आगे तक। ये नमक राजस्थान के नागौर तक जाता है। नागौरी उच्च भूमि में जो खारे पानी की झील पाई जाती हैं, जैसे सांबर, डीडवाना, नावा, कुचामन, ये सारी इसी मानसून पवनों के नमक उड़ा के ले जाने का भी उसमें एक योगदान होता है। तो आप समझे, यहाँ मिट्टी में नमक की अधिकता होती है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि यहाँ की मिट्टी नमकीनी होती है। नमकीनी होती तो आप समझ गए कि नमकीनी मिट्टी क्या होती है, अन उपजाऊ।
तो आपके सामने एक बात और आ गई, भारत का सबसे शुष्क तटीय मैदान काठियावाड़ तटीय मैदान, भारत का सबसे अनउपजाऊ तटीय मैदान कौन सा है? काठियावाड़ तटीय मैदान। यह अनउपजाऊ क्यों है? एक तो वर्षा नहीं होती और दूसरा मिट्टी में नमक है, दोनों चीजें हैं इसलिए ऐसा होता है। अब यहां होता क्या है, इस नमकीनी भूमि में जब थोड़ी बहुत वर्षा होती है तो वो भाग दलदल बन जाता है, दलदल। इस दलदली भाग को रन या रण कहते हैं। तो इस क्षेत्र में रन या रण की अधिकता होती है। जैसे ये पूरा क्षेत्र दलदली हो गया, इस दलदली भाग में जो भाग ऊंचा होता है तो वहां पानी नहीं भरेगा तो वो दलदल नहीं बनेगा। इसको आप सामान्य भाषा में द्वीप कह सकते हो। जैसे समुद्र के पानी से बाहर कोई भाग होता है तो द्वीप होता है, ऐसे इस रण में जो द्वीप होते हैं, ऊंचे भाग होते हैं, उन द्वीपों को यहां क्रीक कहते हैं। उन द्वीपों को यहां क्या कहते हैं? क्रीक। जैसे आपने नाम सुना होगा सर क्रीक जो है वो यहां प्रसिद्ध है। और आपको पता भी है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित जो है वो सर क्रीक है। भारत पाकिस्तान के मध्य जम्मू कश्मीर का भाग विवादित नहीं है, ऐसा भारत मानता है, हम मानते हैं। तो भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित कोई भाग है तो वो सर क्रीक है, क्योंकि ये यहां कच्छ के रण में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। इसके बाद आप बात करो तो समुद्र तटीय जो भाग होता है वहां पवनें प्रतिदिन चलती हैं, आपको पता है, और यहां मानसून पवन भी आती हैं। तो भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा की संभावना, किसकी संभावना? पवन ऊर्जा की संभावना जो है वो कहां है? काठियावाड़ तटीय मैदान पे। मैं आपको बता दूं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, रीट में विशेष रूप से पूछा जा सकता है कि पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कहां होती है। तो आपका सीधा उत्तर होना चाहिए कि पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना तटीय मैदानों पे, कोई भी तटीय मैदान हो, क्योंकि तटीय मैदानों में दिन में पवन जल से स्थल की ओर चलती हैं और रात्रि में स्थल से जल की ओर चलती हैं। तो दिन रात पवन चलती हैं तो पवन ऊर्जा की संभावना ज्यादा होती है। 2 नंबर पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना होती है पर्वत व घाटियों में। तो भारत में सर्वाधिक संभावना कहां है? काठियावाड़ तटीय मैदान पे। उसके बाद आपको पता होगा भारत का सबसे ऊंचा जो ज्वार है, ज्वार मतलब पानी ऊपर उठता है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में कनाडा के तट पे आता है। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कच्छ की खाड़ी में आता है, खंबात की खाड़ी में आता है। और इसलिए भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना जो है वो कहां है? ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कच्छ या काठियावाड़ तटीय मैदान पे है। और एक खास बात और, यहां की प्रमुख बंदरगाह कौन है? कांडला, जो कि ओपन पोर्ट है। कांडला बंदरगाह है जो कि एक ओपन पोर्ट है। तो अभी आपने पश्चिमी तटीय मैदान को हम पढ़ रहे थे। पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर के तट पे है। एक संकरा तटीय मैदान है, निमंजित तटीय मैदान का उदाहरण है। औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है और ये एक संकरा तटीय मैदान है। इसको 3 भागों में बांटा। मुंबई के उत्तर में काठियावाड़ तटीय मैदान या गुजरात तटीय मैदान। तो हम गुजरात तटीय मैदान की बात करें, कच्छ या गुजरात का तटीय मैदान। मुंबई के उत्तर में शुष्क तटीय मैदान भारत का, यहां नमक पाया जाता है मिट्टी में, नमकीनी परत होती है इसलिए अनउपजाऊ है। और यहां नमकीनी मिट्टी में जब बारिश होती तो दलदल बन जाता है, उस दलदल को रन या रण कहते हैं। इस रन या रण में जो ऊंचे भाग होते हैं उनको हम द्वीप कहते हैं। गुजरात में उनको क्रीक कहते हैं। आपने उदाहरण देखा होगा सर क्रीक, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। यहां भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा की संभावना है और ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना भी कच्छ या काठियावाड़ तटीय मैदान पे है। और यहाँ की प्रमुख बंदरगाह कांडला है, जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है, एक ओपन पोर्ट है, जो कि एक ओपन पोर्ट है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा जो काठियावाड़ तटीय मैदान है वो क्या है, कैसे बना है।
इसके बाद हम दूसरा तटीय मैदान पढ़ेंगे, ये वाला, मुंबई से गोवा। मुंबई से गोवा, इसको आप महाराष्ट्र का तटीय मैदान भी कह सकते हो। महाराष्ट्र का तटीय मैदान मुख्य रूप से कहां है? महाराष्ट्र। और वैसे कहां है? तो मुंबई से गोवा के मध्य, मुंबई से गोवा के मध्य, मुंबई से गोवा के मध्य फैला हुआ है। और इस तटीय मैदान को कोंकण तटीय मैदान भी कहते हैं। कोंकण, क्या कहते हैं? कोंकण तटीय मैदान भी कहते हैं। और ये तटीय मैदान जो है वो गुजरात तट की अपेक्षा उपजाऊ है। यानी कि बहुत ज्यादा उपजाऊ तो नहीं है, लेकिन गुजरात तट की अपेक्षा उपजाऊ है। और यहां आपको पता हो तो नारियल व आम की कृषि की जाती है। आम, यहां भारत का सबसे प्रसिद्ध आम है अल्फांजो आम। आपको पता भी होगा, अल्फांजो आम को जीआई टैग प्राप्त है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स, भौगोलिक सूचकांक प्राप्त है। भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाला जो प्रथम उत्पाद था वो थी दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय दार्जिलिंग में ही उत्पन्न हो सकती है, आप राजस्थान हरियाणा में लाके उसको उत्पन्न नहीं कर सकते, आप तमिलनाडु में उत्पन्न नहीं कर सकते। यही जीआई टैग होता है। जैसे बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग प्राप्त है, तो बीकानेरी भुजिया बीकानेर में ही बन सकता है, आप चिड़ावा झुंझुनू में या जोधपुर बीकानेर के अलावा कहीं नहीं बना सकते। ये जीआई टैग होता है, भौगोलिक सूचकांक, क्षेत्र विशेष का सूचकांक। तो अल्फांजो आम को भी जीआई टैग प्राप्त है। ये भारत का सबसे स्वादिष्ट आम होता है। आपने नाम नहीं सुना होगा, आपने तो वो वाला लंगड़े वाला सीधे वाला आम सुना है। ये अल्फांजो आम है और ये बहुत आकार में भी बड़ा होता है। आधी किलो से एक आम आधी किलो से ज्यादा वजन का होता है। और भारत इसको लगभग पूर्णतया ब्रिटेन को निर्यात कर देता है। ये भारत ब्रिटेन को निर्यात करता है और ये भारत का प्रमुख आम है। इस तट की दो प्रमुख बंदरगाह हैं, एक मुंबई और एक जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नाहवा सेवा। जो ये दो प्रमुख बंदरगाह हैं, मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए दूसरी बंदरगाह बनाई गई है। दोनों बंदरगाह आपकी प्राकृतिक बंदरगाह हैं। पुणे सुने, महाराष्ट्र का तटीय मैदान कहाँ है? महाराष्ट्र का तटीय मैदान महाराष्ट्र में है। इसको कोंकण तटीय मैदान कहते हैं। मुंबई से गोवा के मध्य स्थित है और गुजरात तट की अपेक्षा उपजाऊ है। गुजरात तट तो अनुपजाऊ है, शुष्क है। यहां नारियल व आम की खेती होती है। आम यहां अल्फांजो आम उत्पन्न होता है। अल्फांजो आम की हम बात करें तो ये भारत का सर्वश्रेष्ठ आम है। आकार में बड़ा होता है, मीठा होता है। भारत इसको ब्रिटेन को निर्यात कर देता है और इस अल्फांजो आम को जीआई टैग प्राप्त है। और यहाँ की दो प्रमुख बंदरगाह हैं, मुंबई व जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मुंबई व जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसके बाद हम बात करेंगे मालाबार तट की। ये हमारा गोवा के दक्षिण वाला जो तटीय मैदान है, ये मालाबार तट है। मालाबार तटीय मैदान। मालाबार तटीय मैदान जो है वो कहां है? गोवा से कन्याकुमारी तक। कहां से कहां तक है? गोवा से कन्याकुमारी। वैसे इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। इसका ऊपर वाला भाग जो है उसको कर्नाटक का तटीय मैदान भी कह देते हैं, कर्नाटक या कन्नड़ तटीय मैदान। और नीचे वाला जो भाग होता है उसको केरल तटीय मैदान कहते हैं। केरल तटीय मैदान। एक बार पुणे सुने, पूरा जो मालाबार तटीय मैदान है, यानी कि ये गोवा और ये आपका कन्याकुमारी, इसमें ऊपर वाला जो है वो कर्नाटक राज्य के लगने वाला कर्नाटक तटीय मैदान है और नीचे वाला केरल तटीय मैदान है। कर्नाटक वाले को कन्नड़ तटीय मैदान भी कहते हैं। वास्तव में
केरल तट का ही नाम मालाबार तटीय मैदान है, आपको पता हो तो। दूसरी बात, भारत में मानसून पवन, मैंने पहले भी बताया, मानसून पवन सबसे पहले 25 मई को अंडमान निकोबार पहुंचती हैं, लेकिन सबसे पहले टकराती केरल तट से, मुख्य भूमि में केरल तट पे पहुंच के पश्चिमी घाट से टकराती हैं। इसके सामने पश्चिमी घाट पर्वत है, यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत है, और पश्चिमी घाट का भी यहाँ सबसे ऊंचा भाग है अन्नामलाई की पहाड़ी। पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा, अन्नामलाई की जो पहाड़ी है वो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा भाग है, और यहीं पे अनाईमुडी 2695 मीटर भारत, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहां भारतीय मानसून जब सबसे पहले टकराती है तो पश्चिमी घाट से टकरा के ऊपर उठती है, और इस तटीय मैदान में 250 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, 250 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। अतः यह भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला तटीय मैदान है, सर्वाधिक आर्द्र तटीय मैदान है। आपको अभी मैंने शुष्क तटीय मैदान बताया था, गुजरात तटीय मैदान। आर्द्र तटीय मैदान कौन सा है? मालाबार तटीय मैदान, जो विशेष रूप से केरल में है। वैसे गोवा के दक्षिण वाले को ही मालाबार तटीय मैदान कहते हैं, लेकिन इसके दो पार्ट हो जाते हैं, कर्नाटक तट, केरल तट। केरल तट का वास्तविक नाम होता है मालाबार तट। इसके बाद आप बात करोगे तो यहां मुख्य रूप से खेती किसकी होती है? रबड़ व नारियल की। रबड़ व नारियल की खेती के लिए मालाबार तट प्रसिद्ध है। अब आपको पता हो तो यहां लैगून झील पाई जाती है। लैगून झील, आपको पता होगा लैगून झील क्या होती है? नहीं पता है तो थोड़ा देखें। जैसे ये समुंदर है, ये समुंदर है और ये आपका स्थल है, और समुंदर का जल एक पतले मार्ग से धरातल में आके इकट्ठा हो जाए। समुंदर का जल एक पतले मार्ग से धरातल पर आकर इकट्ठा हो जाए। दूसरी बात देखो, समुंदर गहरा है, स्थल ऊंचा है, स्थल पे झील नीचे है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो मिलन बिंदु है इन दोनों का, वो बीच से ऊंचा है। मतलब ऊपर से पानी मिल रहा है, नीचे से पानी नहीं मिल रहा। नीचे से दोनों का पानी अलग अलग है, ऊपर से एक पतले मार्ग से पानी आपस में मिला हुआ है। ऐसी झील जो होती है उसको लैगून झील कहते हैं। और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा के तट पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। अब देखो अगली बात, यहां लैगून झील पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक लैगून झील मालाबार तट पे पाई जाती हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप उड़ीसा तट कर देते हो। भारत में सर्वाधिक लैगून झील मालाबार तट पे पाई जाती है, और यहां लैगून झील का एक विशेष नाम होता है कयाल। ये आपको याद रखना है कि मालाबार तट पे लैगून झील को कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाल। आपने नाम भी सुना होगा, पुनामदा कयाल, पुनामदा कयाल, अष्टमुखी कयाल, वेबनाद कयाल। ये तीन केरल की मुख्य कयाल हैं। कयाल मतलब लैगून झील है। ये केरल की तीन मुख्य कयाल हैं, पुनामदा कयाल, और आपकी कौन सी कयाल? अष्टमुखी कयाल और वेबनाद कयाल। वेबनाद जो कयाल है उसी के अंदर कोचीन बंदरगाह स्थित है, जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है। वेबनाद कयाल के उत्तरी तट पे कोची बंदरगाह स्थित है, जो प्राकृतिक बंदरगाह है। और पुनामदा कयाल में आपको पता है केरल में एक प्रतियोगिता होती है, नेहरू ट्रॉफी वलाम काली। वलाम काली का मतलब केरल की भाषा है ये, इसका मतलब होता है नौका दौड़। नौका दौड़ प्रतिवर्ष केरल की पुनामदा कयाल में नेहरू ट्रॉफी वलाम काली प्रतियोगिता होती है, यानी कि नौका दौड़ाने की प्रतियोगिता होती है। कौन नौका दौड़ में सबसे आगे जाता है, यह प्रतियोगिता आपकी होती है। इसके बाद आपको पता हो
तो इस तट पे यहां पे दो मुख्य नहर भी हैं। एक नहर का नाम है चंपाकारा नहर, चंपाकारा नहर, क्या नाम है? चंपाकारा नहर। और दूसरी का नाम है उद्योग मंडल नहर, उद्योग मंडल नहर। चंपाकारा नहर और उद्योग मंडल नहर, ये दो यहां की प्रसिद्ध नहर। दो शब्द और सुनेंगे आप। एक यहां शब्द होता है कारी, कारी, कारी होता है, और एक यहां शब्द होता है टेरिश, टेरिश। देखो क्या होते हैं कारी और टेरिस। कारी जो होता है वो केरल तट पर दलदली भाग होता है। जैसे मैंने कहा काठियावाड़ तट पे दलदली भाग को रन या रण कहते हैं, ऐसे ही केरल तट पर दलदली जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? कारी कहते हैं। क्या कहते हैं? कारी। कारी क्या होता है? दलदली भाग होता है। और इस दलदली भाग में चावल की कृषि की जाती है। किसकी कृषि की जाती है? चावल की। केरल तट पर दलदली भाग को कारी कहते हैं, जहां चावल की खेती होती है। टेरिश बालू का स्तूप, बालू का स्तूप का अलग अलग जगह अलग अलग नाम होता है। जैसलमेर बाड़मेर में दोरे कहते हैं, शेखावाटी हरियाणा में टिब्बे कहते हैं, टिब्बे। ऐसे ही यहां टिब्बों को क्या कहते हैं? टेरिस। कल परसों मैंने आपको बताया था कि खादर प्रदेश में टीलों को चार कहते हैं, यहां टीलों को टेरिस कहते हैं। बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? टेरिस कहते हैं। तो ये आपका मालाबार तटीय मैदान था जो आपने पढ़ा। मालाबार तटीय मैदान की क्या खास बात थी? गोवा से कन्याकुमारी तक इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। ऊपरी भाग कर्नाटक तटीय मैदान, दक्षिणी भाग केरल तटीय मैदान। वास्तव में केरल तटीय मैदान को ही मालाबार तटीय मैदान कहते हैं। यहां 250 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए भारत में सबसे आर्द्र सर्वाधिक वर्षा वाला तटीय मैदान है। दोनों बातें क्लियर हो गई। यहां किसकी खेती होती है? रबड़ व नारियल की, रबड़ व नारियल की होती है। गुजरात तटीय मैदान अनुपजाऊ होता है, यहां नारियल व आम की खेती होती है, यहां रबड़ व नारियल की खेती होती है। इस तटीय मैदान पे भारत की सर्वाधिक लैगून झील पाई जाती हैं। लैगून झील को केरल में कयाल कहते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध कयाल हैं पुनामदा कयाल, अष्टमुखी कयाल और बेबनाद कयाल। ये यहाँ की मुख्य कयाल हैं। इसके बाद आप समझो कि जो बेबनाद कयाल है उसमें कोच्चि बंदरगाह स्थित है, और पुनामदा कयाल में नेहरू ट्रॉफी वलाम काली होती है, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ होती है। और इस प्रदेश, इस तटीय मैदान में दो नहर हैं, चंपाकारा नहर व उद्योग मंडल नहर, प्रसिद्ध है। ये पूछा जाता है प्रश्न। इस तटीय मैदान पे दलदली भाग को क्या कहते हैं? कारी। कारी एक दलदली भाग होता है जो चावल की कृषि के लिए प्रसिद्ध होता है। और बालू का स्तूपों को टेरिश कहते हैं। टेरिश जो होते हैं वो बालू के टीले होते हैं। और इस प्रकार अपना हमारा पश्चिमी तटीय मैदान कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे पूर्वी तटीय मैदान की। पूर्वी तटीय मैदान को देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा चौड़ा, उपजाऊ। पश्चिमी तटीय मैदान निमंजन का उदाहरण है, पूर्वी तटीय मैदान उन्मंजन का उदाहरण है। पूर्वी तटीय मैदान उन्मंजन का उदाहरण है। इसमें जो पूर्वी तटीय मैदान है उसकी बात करेंगे अभी हम। पूर्वी तटीय मैदान, सबसे पहली बात कहां से कहां तक फैला हुआ है? उड़ीसा से कन्याकुमारी तक। बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि सर फिर पश्चिमी बंगाल में क्यों नहीं है? तो बेटा पश्चिमी बंगाल जो है वहां आपका उत्तर का विशाल मैदान है, और उसी का भाग यहां डेल्टा है। उसी का भाग यहां क्या है? डेल्टा है। इसलिए ये उड़ीसा से कन्याकुमारी तक है। इसके बाद हम बात करें तो यह पश्चिमी तटीय मैदान से चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान संकरा था, ये चौड़ा है। बिल्कुल सही बात है।
पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा उपजाऊ है। उपजाऊ तो होना ही था। क्यों? क्योंकि यहां जैसे आपकी महानदी, आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा हैं। डेल्टा में नदी अवसाद का जमाव करती है। अवसाद का जमाव होगा तो अवसाद तो उपजाऊ हो गई। नदी द्वारा भाकर लाई गई मिट्टी है तो उपजाऊ तो होगी। तो यह जो प्रदेश है ये उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि ये नदी डेल्टाओं से बना है। नदी डेल्टाओं का मतलब अवसादों के जमाव से बना है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अवसादों का जमाव से बना है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये उन्मंजित तट है, ऊपर उठा हुआ तट है, ऊपर उठा हुआ तट है। और ये ऊपर उठा इसलिए जैसे को मतलब ये आपका स्थल है और ये आपका समुद्र है। तो समुद्र में जैसे नदी आएगी तो वो अपने साथ लाएगी, अवसाद का जमाव कर देगी। तो ये अवसाद का जमाव दूर तक हो जाता है। अब आप इस बात को समझें, ये समुद्र है गहरा और एक समुद्री जहाज जो पानी में आ रही है वो यहां आके नीचे टिक जाएगी, नीचे पानी कम हो जाएगा तो वो यहां तट तक, किनारे तक नहीं जा पाएगी। और इसीलिए आपने देखा भी होगा समुद्र में कभी कभी ऐसे सड़कें बनाई जाती हैं गोल गोल पानी के अंदर से। और वो इसीलिए बनाई जाती हैं कि जहां समुद्री जहाज रुकेगी वहां तक आपने ऐसे सड़क बना दी तो आप वो जो होती है उसको कहते हैं कृत्रिम बंदरगाह। इसलिए पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहें नहीं पाई जाती हैं, यहां कृत्रिम बंदरगाहें पाई जाती हैं। कैसी बंदरगाह पाई जाती हैं? कृत्रिम बंदरगाह, बंदरगाहें यहां बनाई जाती हैं। अगली बात, क्या पाई जाती हैं यहां? कृत्रिम बंदरगाह। एक बंदरगाह यहां प्राकृतिक भी है और वो कौन सी है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पूर्वी तट की एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके बाद हम बात करें तो इस तटीय मैदान को हम 3 भागों में बांटते हैं। ये आपके 3 भाग होते हैं। चिल्का झील से ऊपर वाला उत्तरी सरकार तट, चिल्का से पुलिकट, या आपकी चिल्का या आपकी पुलिकट। चिल्का से पुलिकट तक का जो है वो आंध्रा तट है, आंध्रा तट। और नीचे वाला आपका कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट। दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस जीके में तो यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि तमिलनाडु में पूर्वी तटीय मैदान को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। केरल में पश्चिमी तटीय मैदान को क्या कहते हैं? मालाबार तट। यही क्वेश्चन आते हैं। तो इसके 3 पार्ट हो गए। 3 पार्ट कौन से हो गए? उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, 2 नंबर आंध्रा तट, आंध्रा तट, और 3 नंबर कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ये आपके 3 तटीय मैदान हो गए, उत्तरी सरकार तट, आंध्रा तट और कोरोमंडल तट। तो आप अब एक बार पुनः देखें, पूर्वी तटीय मैदान उड़ीसा से कन्याकुमारी, पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा चौड़ा, पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा उपजाऊ, नदी डेल्टाओं से बना है, उन्मंजित तट का उदाहरण है, कृत्रिम बंदरगाहें पाई जाती हैं और इसको 3 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी सरकार तट, आंध्रा तट और कोरोमंडल तट। अब हम एक एक का अध्ययन करेंगे, कोई बहुत विशेष बातें नहीं हैं। जो आपका उत्तरी सरकार तट है, पहले उसी को ले लेते हैं। उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट कहां है? तो आप बहुत आराम से बता सकते हो कि ये कहां है? उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में स्थित। मैंने आपको कल भी बताया था, बस पूर्वी घाट की पहाड़ी उत्तरी सरकार की पहाड़ी थी, उड़ीसा में थी। उत्तरी सरकार उड़ीसा का ही नाम है। और ये भौगोलिक रूप से बात करें तो चिल्का झील के उत्तर पे, यानी कि जहां चिल्का झील है उसके ऊपर ऊपर है, ये चिल्का झील से ऊपर है। तो चिल्का झील से ऊपर है तो चिल्का झील कैसी झील है? लेगून। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है लैगून झील है। भारत की सबसे खारी झील कौन सी है, जिसमें पानी सबसे ज्यादा खारा है, लवणता सबसे ज्यादा है, वो आपकी झील है सांबर झील, राजस्थान, जयपुर जिले में स्थित है, नागौरी उच्च भूमि में स्थित है। भौतिक दृष्टि से बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील जो उड़ीसा में है, और भारतीय नेवी की जो ट्रेनिंग होती है वो इसी चिल्का झील में होती है, क्योंकि जिस झील का पानी खारा होता है उसमें तैरना आसान होता है, मनुष्य डूबता नहीं है। वॉन झील विश्व की सबसे खारे पानी की झील है टर्की में। मृत सागर इजराइल जॉर्डन की सीमा पे सबसे खारी झील है। वॉन झील में तो 1 किलो पानी में 330 ग्राम नमक मिलता है, इतनी ज्यादा लवणता है, और इसीलिए वॉन झील में कोई डूबता नहीं है, मृत सागर में कोई डूबता नहीं है। आप याद रखें इस बात को। यहां की प्रमुख बंदरगाह कौन सी है? पाराद्वीप। पाराद्वीप यहां की प्रमुख क्या है? बंदरगाह है। और ये जो तटीय मैदान है इसकी यही खास बातें हैं। अगली बात हम करेंगे अगली बात हमारी पाराद्वीप के बाद हमारा कौन सा तट आ जाएगा? आंध्रा तट। आंध्रा तट की जरूर आप थोड़ी सी विशेष रूप से एक बात बताऊंगा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्रा तट कहां से कहां तक फैला हुआ है साहब? तो चिल्का झील से, क्योंकि चिल्का से ऊपर ही तो उत्तरी सरकार तट है, चिल्का झील से पुलिकट झील तक, चिल्का झील से पुलिकट झील तक। पुलिकट झील कहां है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर। ये झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। ये भी कैसी झील है? लैगून झील है। और इस झील के अंदर, जैसे ये झील है, इस झील के अंदर श्री हरिकोटा द्वीप है। श्री हरिकोटा द्वीप जो भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है, और वो श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के अंदर है। पुणे सुने बहुत आराम से। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पे, न तो आंध्र प्रदेश की है न तमिलनाडु में, और इसके बीच में एक द्वीप है, पानी से बाहर स्थल निकला है द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप। और यह द्वीप ध्यान से सुने आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र प्रदेश का। झील सीमा पे है, लेकिन श्री हरिकोटा द्वीप राजनीतिक रूप से आपके कहां है? आंध्र प्रदेश में है। यहां की खास बात। इसके बाद आपको बताऊं, पुलिकट झील के बाद एक और बात, थोड़ा सा गौर करें। ये पुलिकट झील लैगून झील है। ये आपकी एक नदी है गोदावरी, या आपकी एक नदी है कृष्णा। बड़े ध्यान से देखें, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में यहां एक झील है, ये वाली, और इसका नाम है साहब कोलेरू झील। क्या झील है? कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है वो आंध्र तट पे है, आंध्र प्रदेश में, लेकिन आंतरिक झील है, तटीय मैदान में है, तट पे नहीं है, किनारे पे नहीं है। इसका जल समुद्र से नहीं मिलता, आंतरिक भाग में है, और यह गोदावरी और कृष्णा नदियों द्वारा निर्मित है। ध्यान से सुने, दक्षिणी भारत की, पूरे दक्षिणी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है कोलेरू झील। दक्षिणी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, दक्षिणी भारत की। पूरे भारत की वुल्लर झील, दक्षिणी भारत की कोलेरू झील। और कल मैंने आपको मणिपुर हिल्स में लॉकटक झील बताई थी, लॉकटक झील, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कोलेरू झील जब गोदावरी और कृष्णा में बाढ़ आती है तो बड़ी झील है। इसका पानी जब तक झील में भरता है तो ऐसा कहा जाता है कि ये गोदावरी और कृष्णा के मध्य बाढ़ के समय संतुलन बनाती है। बाढ़ के समय क्या बनाती है? संतुलन बनाती है। और ये दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहां एक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम
और मैंने आपको पहले ही बताया कि विशाखापट्टनम पूर्वी तटीय मैदान की एकमात्र प्राकृतिक झील है। एकमात्र क्या है? प्राकृतिक झील है। ये झील जो है इससे आपको ये एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है, सॉरी, विशाखापट्टनम पूर्वी तटीय मैदान की एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे बड़ी बंदरगाह है, आपको पता भी होगा इस बात का। उसके बाद अगली बात पे चले तो ये जो तटीय मैदान है यहां तंबाकू की खेती होती है। तंबाकू, मैंने आपको तेलंगाना के पठार में भी बताया था कि यहां तंबाकू की खेती होती है, यहां वाकई तंबाकू की खेती होती है। इसके बाद हमारा लास्ट तटीय मैदान बच गया कोरोमंडल तटीय मैदान। आप लगातार वीडियो देखते रहें, जुड़े रहें, हौसला ना खोएं। मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। जंग में हारा हुआ व्यक्ति, मैदान में हारा हुआ व्यक्ति अगले युद्ध में जीत सकता है। तो आप यदि मन से हार गए, आपको लगा कि इतना लंबा वीडियो सर इम्पॉसिबल है, कैसे देखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो 20-20 मिनट के वीडियो में भूगोल नहीं पढ़ाई जा सकती। लगातार पढ़ना जरूरी है, आखिरी एंड तक वीडियो को पढ़ें। अगले टॉपिक से मैं हर वीडियो के बाद में आपको 2 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाला हूं ताकि आपको एनालिसिस कर सको आप। अब हम इसमें अगली बात करेंगे कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहां से कहां है? कोरोमंडल तट पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक सही बात है, ये आपका यहां से यहां तक है, ये तमिलनाडु राज्य होता है और यहां पे ये तटीय मैदान होता है, तो इसलिए इसे तमिलनाडु तटीय मैदान या कोरोमंडल तटीय मैदान कहते हैं। आपको पता होगा भारत में जब लौटती हुई मानसून चलती है तो वो लौटती हुई मानसून केवल चेन्नई में, आप शहर की बात करो तो चेन्नई में, और वैसे बात करें तो तमिलनाडु तट पे वर्षा करती हैं। यह भारत का एकमात्र तटीय मैदान है जहां, भारत का एकमात्र तटीय मैदान है जहां शीतकाल में वर्षा होती है। शीतकाल में वर्षा होती है। ये क्वेश्चन हजारों लाखों बार आया है, हर परीक्षा में पूछा गया है। भारत का कौन सा तटीय मैदान है जहां शीतकाल में वर्षा होती है? कोरोमंडल तटीय मैदान। बच्चे कोरोमंडल और मलाबार तट में थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। कोरोमंडल तटीय मैदान शीतकाल में वर्षा करता है और यहां कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण होता है उसकी AS जलवायु पाई जाती है। यह भी हजारों बार पूछा गया प्रश्न है। AS जलवायु, पूरे विश्व की बात करें तो मुख्य तौर पे AS जलवायु भारत के तमिलनाडु तट पे मिलती है। AS जलवायु का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय ग्रीष्म काल शुष्क वाली जलवायु, क्योंकि यहां गर्मी में वर्षा नहीं होती है, केवल शीतकाल में होती है, केवल लौटते मानसून की पवनों से होती है। तो भारत का एकमात्र तटीय मैदान जहां लौटते मानसून की पवनों से वर्षा होती है, शीतकाल में वर्षा होती है। यहां की प्रमुख बंदरगाह है आपकी चेन्नई व तूतीकोरन या तूथुक्कुडी भी कहते हैं। और यहां की मुख्य नदी जो है वो कावेरी है। कावेरी का डेल्टा यहां स्थित है। गोदावरी कृष्णा का डेल्टा आंध्र तट पे स्थित है और ये दोनों ही डेल्टा दक्षिणी भारत में चावल की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो आपने तटीय मैदान पढ़े। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे द्वीप समूह। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होगी। यदि कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन सी बात कैसे नहीं समझ में आई। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। यही ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में एक अंतर होता है। ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, दिखते नहीं हैं, इसलिए उनकी समस्याओं का पता नहीं चल पाता। ऑफलाइन में तुरंत समस्या का समाधान होता है। बच्चे की फेस रीडिंग से पता चल जाता है कि वो क्या चाहता है। और अभी मैं उम्मीद करता हूं कि बड़े ध्यान से इसको पढ़ रहे थे, समझ में भी आया होगा। धन्यवाद। कल दोबारा मिलेंगे द्वीप समूह के साथ।
Give way.